नमस्ते और स्वागत है। आज हम मानव शरीर के सबसे पेचीदा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प सिस्टम्स में से एक को समझने वाले हैं। ये होने वाला है नर जनन तंत्र का एक गाइडेड टूर। तो चलिए इस कमाल की बायोलॉजिकल जर्नी को शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, नर जनन तंत्र शरीर के निचले हिस्से में होता है, जिसे हम पेल्विक रीजन या श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। हम इस पूरे सिस्टम को एक सफर की तरह देखेंगे, स्पर्म के बनने से लेकर उसके शरीर से बाहर निकलने तक का पूरा रास्ता। और हमारी शुरुआत हो रही है इसकी लोकेशन से। हमारे टूर का पहला स्टॉप है प्रोडक्शन सेंटर, यानी वृषण या टेस्टिस। ये वो जगह है जहां सारा एक्शन शुरू होता है। ये सिर्फ स्पर्म ही नहीं बनाते, बल्कि मेल हार्मोन्स के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। आइए देखते हैं कि ये जरूरी अंग कहाँ होते हैं और काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये होते कहाँ हैं? देखिए, वृषण शरीर के मेन कैविटी यानी उदर गुहा के बाहर एक थैली जैसी बनावट में मौजूद होते हैं, और इस थैली को वृषण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है। अब एक सवाल आता है कि ये शरीर के बाहर क्यों है? इसका जवाब बड़ा ही मजेदार है। देखिए, वृषण कोश का सबसे जरूरी काम है वृषण का तापमान शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से करीब करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना। और ये कम तापमान स्पर्म के बनने की प्रक्रिया के लिए, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। चलिए अब इस प्रोडक्शन सेंटर के अंदर एक नजर डालते हैं। हर वृषण स्पर्म बनाने के लिए एक हाईटेक फैक्ट्री जैसा है। ये अंडाकार होते हैं और इनकी लंबाई करीब 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। सोच कर देखिए, हर एक वृषण के अंदर करीब 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। 250 इतनी सी जगह में। इन कमरों को वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। और इन हर एक कमरे या पालिका के अंदर क्या है? इनके अंदर होती हैं शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। असल में ये इस फैक्ट्री की असली असेंबली लाइंस हैं। ये बहुत ज्यादा घूमी हुई कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं जहां स्पर्म बनने का प्रोसेस शुरू होता है। इन असेंबली लाइंस पर 2 मेन तरह के सेल्स काम करते हैं। पहले हैं नर जर्म सेल्स, जो असल में वो वर्कर्स हैं जो सेल डिवीजन से गुजरकर स्पर्म बन जाते हैं। और फिर हैं सर्टोली सेल्स, जो एक सपोर्ट टीम की तरह हैं। इनका काम है कि ये जो जर्म सेल्स डेवलप हो रहे हैं उन्हें पूरा न्यूट्रिशन दें ताकि वो ठीक से अपना काम कर सकें। अच्छा, अब इन नलिकाओं के बीच की जो जगह है, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ ब्लड वेसल्स तो होती ही हैं, साथ में एक और खास तरह के सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स। और इनका काम बहुत ही जरूरी, ये टेस्टोस्टेरोन जैसे मेल हार्मोन्स, जिन्हें एंड्रोजन भी कहते हैं, बनाते और रिलीज करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन वाला काम तो हो गया, पर जो स्पर्म बन गए हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना भी तो है। तो अब हम अपने टूर के अगले हिस्से में आ गए हैं, ट्रांजिट सिस्टम। ये उन ट्यूब्स यानी नलिकाओं का एक पूरा नेटवर्क है जिससे होकर स्पर्म को गुजरना पड़ता है। ये सफर स्टेप बाय स्टेप होता है। देखिए, सबसे पहले स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर रेटे टेस्टिस यानी वृषण जालिका में जमा होते हैं। फिर शुक्रवाहिकाओं के जरिए वो वृषण से बाहर निकलते हैं। अगला स्टॉप है एपिडिडिमस, एक लंबी घूमी हुई ट्यूब जहां वो मैच्योर होते हैं और स्टोर किए जाते हैं। और आखिर में वास डेफरेंस नाम की मेन ट्यूब उन्हें यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग की तरफ आगे ले जाती है। लेकिन स्पर्म इस सफर पर अकेले नहीं जाते। उनका साथ देने के लिए एक सपोर्ट क्रू भी होता है। ये हैं सहायक ग्रंथियां या एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो स्पर्म को बहुत जरूरी लिक्विड्स मुहैया कराती हैं। इस सपोर्ट क्रू में 3 मेन खिलाड़ी हैं, सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये तीनों ही अपने अपने लिक्विड्स छोड़ते हैं, जो स्पर्म के साथ मिलकर वीर्य या सीमेन बनाते हैं। ये मिक्सचर स्पर्म को पोषण देता है, उन्हें तैरने में मदद करता है और उनके सफर को आसान बनाता है। तो हमने प्रोडक्शन सेंटर देख लिया, ट्रांजिट सिस्टम समझ लिया और सपोर्ट क्रू के बारे में भी जान लिया। पर सवाल ये उठता है कि ये पूरा का पूरा जटिल कारखाना और डिलीवरी सर्विस एक सिस्टम की तरह एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए, अभी तक हमने जो भी अलग अलग हिस्सों को देखा है, अब उन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का उदाहरण है। तो एक स्पर्म की यात्रा अगर उसे शॉर्ट में देखें तो कैसी है? प्रोडक्शन होता है वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में, फिर सहायक नलिकाओं के नेटवर्क के जरिए उनका मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है।
रास्ते में सहायक ग्रंथियों से मिले लिक्विड से वो और बेहतर होते हैं और आखिर में मूत्र मार्ग से उनका निकास होता है। ये सच में सोचने वाली बात है ना? हार्मोन प्रोडक्शन से लेकर इतने सोफिस्टिकेटेड ट्रांजिट सिस्टम तक, इस सिस्टम का हर छोटा बड़ा हिस्सा सिर्फ एक आखिरी मकसद के लिए इतनी सटीकता से डिजाइन किया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि बायोलॉजी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट हो सकती है। वाकई